माय फ्रेंड्स, टुडे हिस्ट्री क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं हाउ, व्हेन एंड वेयर। मतलब दैट्स मीन्स हाउ मतलब कैसे, व्हेन मतलब कब और वेयर मतलब कहाँ। कैसे कौन सी घटना कब और कहाँ घटा, इसकी जानकारी हमें कौन देता है। तो हम लोग जानते हैं ये सारी जानकारी हमें इतिहास से मिलता है। इतिहास में किसका महत्व होता है? तो इतिहास में तारीखों का महत्व होता है। इतिहास को किससे जोड़ के देखा जाता है? तो इतिहास को तारीखों से जोड़कर देखा जाता है। ठीक है, तारीख आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है? तो तारीख इतनी महत्वपूर्ण इसलिए होती है क्योंकि हमें एग्जैक्ट घटना के बारे में तारीख जो है वो बतलाता है कि कौन सा घटना कब घटा, किस ईस्वी में घटा, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, कब से कब तक चला। ये सारा हमें तारीख जो है वो सही और एग्जैक्ट जानकारी हमें देता है। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आप कल्पना कीजिए, आपके नानी के नानी, आपके नानी के नानी लगभग 300 साल वर्ष पहले, 300 वर्ष पहले आपके नानी के नानी, समझ रहे हैं ना, उनके जमाने में जो है हमारा सामाजिक पर्यावरण किस प्रकार का होगा, जरा सोचिए। आप इमेजिन कीजिए, इमेजिनरी उस समय क्या होगा। क्या अगर उस समय का कोई व्यक्ति जीवित होकर अभी आ जाता है, यानी आपकी नानी का नानी जिंदा होके अभी आ जाता है प्रेजेंट में, तो उसे लगेगा जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूं। ठीक है, अभी क्या है परिवर्तन के, ध्यान से देखिएगा कि परिवर्तन कैसे क्या क्या हुआ है। अगर वो 300 वर्ष पीछे से अभी के दुनिया में आती हैं तो क्या देखेंगी? यहाँ पे बड़े बड़े इमारतों का निर्माण हो गया है, जो कि उनके जमाने में क्या होता था, मिट्टी का घर होता था। ठीक है, मिट्टी का घर होता था, उस पे खपड़ा होता था और इसी तरह छोटे छोटे घर होते थे। लेकिन अभी क्या होते हैं, पक्का। ठीक है, प्लस में इमारत का विकास हुआ। दूसरी बात अगर बात करते हैं सड़क, उनके जमाने में जो सड़क होते थे वो कच्चा होते थे, मिट्टी का सड़क। ठीक है, अभी जब वो आएंगी और पूरा काला सड़क, पक्का वाला सड़क देखेंगी तो अचंभे हो जाएंगी। उनके जमाने में जो कपड़े पहने जाते थे अभी वो कपड़े नहीं, इसमें बदला। उनके जमाने में ट्रांसपोर्ट का जो साधन था, यातायात का जो साधन था, वो क्या अभी भी वो साधन है? नहीं। जब वो आएंगी और देखेंगी कि उनके जमाने में पैदल एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो है कई दिन लग जाते थे, और जब उन्हें पता चलेगा अभी के कि अभी एक जगह से है दूसरे जगह जाने में कोई समय नहीं लगेगा, आसानी से 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में लोग जो हैं 24 आवर्स में, आपका 24 घंटे में वर्ल्ड घूम लेते हैं। यो साधन हो गया है। अभी मान लीजिए आपकी नानी आ गई, ठीक है, 300 वर्ष पहले आपकी नानी के नानी जीवित होके आती है और देखते हैं 300 यानी 1600 ईस्वी से कोई आदमी अभी आके देखता है, अभी देखेगा तो अभी के लोग क्या है, कंप्यूटर में बिजी हैं। ठीक है, आप देखें कि घर बदल गया, सड़क बदल गया, पहनावा बदल गया। ठीक है, ट्रांसपोर्ट बदल गया, बात करने का साधन बदल गया। ठीक है, पहले एक जगह से दूसरे जगह संदेश को पहुंचाने के लिए लोगों को भेजा जाता था लिख के, लेकिन अब क्या है कि घर बैठे बैठे जो है संदेश पहुंच रहे हैं हर कुछ। यानी कि इतिहास जो होता है समय के साथ, सिंपल भाषा में इतिहास क्या होता है, समय के साथ परिवर्तन होते चला जाता है। समय के साथ ये क्या हो रहा है, परिवर्तन, हर चीज में परिवर्तन। और ये इसका सही जानकारी हमें कहां मिलता है, तो इतिहास से पता चलता है। इतिहास में एग्जैक्ट जानकारी कैसे मिलता है, तो तारीखों से मिलता है। तो ये तो आप समझ गए।
इतिहास को जो है लोग पढ़ते थे जब, तो लोग उसे बोरिंग सब्जेक्ट समझते थे। ठीक है, बोरिंग, नीरस, मतलब कि उन्हें पढ़ते पढ़ते बोरिंग किया। इतिहास में तारीख याद करना पड़ता है। डेस्टिनी इतिहास को लोग पढ़ना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इतिहास को लोगों का ये धारणा बन चुका था कि इतिहास में उन्हें तारीख केवल याद करना पड़ता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि इतिहास में केवल हमें तारीखों की ही जानकारी मिलती है। इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। अगर हम लोग इंटरेस्टिंग जगह के इतिहास को पढ़ते हैं तो इतिहास हमें जानना चाहिए, और इतिहास की सही जानकारी हमें तब मिलती है जब हम इतिहास को तारीखों से जोड़ के देखते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए। अब हम लोग इसी में, जब यहां पे भारत में अंग्रेज आए, तो जब भारत में अंग्रेज आए तो भारत का प्रथम क्वेश्चन पूछता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल, तो आपको बता दे वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, जो कि 1773 में बने थे। और अंतिम जनरल गवर्नर कौन थे? अंतिम, तो अंतिम थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ये अंतिम थे आपका। अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि जब इंडिया पे, भारत पे अंग्रेज आ चुके, अब जब आ गए तो उन्हें भारत के पूरे भारत की जानकारी इकट्ठा करना था। क्योंकि देखिए, किसी के घर में आप अक्सर देखे होंगे कि किसी के यहां चोरी करने से पहले उसका जो है पूरी जानकारी इकट्ठा किया जाता है, नक्शा तैयार किया जाता है, तब जाके लोग वहां पे डाका डालते हैं। तो भैया अंग्रेज भी यहां पे आए थे लूटने के लिए, तो सबसे पहले अंग्रेजों को क्या जानकारी करना था कि भारत कितना क्षेत्रफल में जो है वो फैला हुआ है और कहां से कहां तक ये फैला हुआ है। प्लस में उसकी साथ साथ ये भी जानकारी करना था कि कौन से इलाके में कौन सा राजा है, प्लस में कहां पे किस चीज की खेती होती है, कहां पे ज्यादा बाघों की संख्या है, शेरों की संख्या है, किस जंगल में उन्हें अधिक के जो है मेडिसिन के लिए बहुत सारे पेड़ पौधे या लकड़ियों के लिए पौधे मिल जाए, मतलब हर तरह की जानकारी, कहां पे मिट्टी का गुणवत्ता है जहां पे फसल बहुत अच्छा हो सके, इस सारी चीज की जानकारी के लिए उन्हें सबसे पहले भारत का नक्शा तैयार करना था। क्योंकि जब तक नक्शा नहीं तैयार होगा तब तक हम भारत के बारे में जान नहीं पाएंगे। अब भारत का नक्शा तैयार करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा भारत का नक्शा बनाने के लिए जो है सबसे पहले जेम्स रेनेल को सौंपा गया। और जेम्स क्वेश्चन पूछता है भारत का नक्शा सबसे पहले किसने बनाया? तो आपको याद होगा क्यों, रेनेल यानी जेम्स रेनेल के द्वारा भारत का पहला नक्शा तैयार किया गया। नक्शा तैयार होने के बाद सर्वेक्षण स्टार्ट किया। ठीक है, सर्वे, ठीक है, सर्वे स्टार्ट किया गया। सर्वे ऑफ इंडिया 1803 में, ठीक है, एक मुख्यालय, ठीक है, देहरादून में इसका मुख्यालय अंग्रेजों के शासनकाल में बनाया गया। यहां पे क्या होता था ना कि सर्वेक्षण करके, ठीक है, सारे चीज को भारत के पूरे एरिया के बारे में सर्वे करके और एक दस्तावेज जो है तैयार किया जाता था और उसे रखा जाता था अभिलेखागार में, ठीक है, मुख्यालय में, ताकि सब एक जगह। उनका मानना था कि ऐसा सारा जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उनको सही से रखना बहुत जरूरी है, ताकि हमें जानकारी मिलते रहे समय समय पे क्या क्या परिवर्तन हुआ है। तो अंग्रेज सबसे पहले नक्शा तैयार किए, ठीक है। नक्शा तैयार करने के बाद क्या किए, भारत के पूरे भारत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। पूरे भारत के बारे में जब जानकारी इकट्ठा करते हैं, ठीक है, तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें शासनकाल अपनी जो है वो कहां से स्थापित करना है और किस राजा से किस प्रकार वहां पे जीतना है, कूटनीति जितना राजनीतिक पॉलिटिक्स खेलना है। तो सबसे पहले जानकारी इकट्ठा कर लेंगे तभी तो खेल पाएंगे। ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति अगर अपने घर से निकलता है गाड़ी से और उसके पास लाइसेंस है, ठीक है, घर से निकला
लाइसेंस है, ठीक है, हेलमेट है, हर कुछ है, ठीक है, वो चला गया। एक ट्रैफिक पुलिस उसे रोक लेता है, रोकने के बाद उससे कागज उगज मांगता है, सब कुछ दे देता है, लेकिन एक अनजान व्यक्ति अगर वो है उसको डरा दिया जाता है। और डराने के बाद क्या होता है कि नहीं भी सारा कुछ सही होने के बाद भी उसका पैसा उससे ले लिया जाता है, 100, 50, 500, 1000। अक्सर ऐसा ट्रैफिक पुलिस लोग करते हैं, जिसकी वजह से उनके नाम ट्रैफिक पुलिस का काफी बदनामी भी होता है, लोग उन्हें सही समझते भी नहीं है। लेकिन अगर वही व्यक्ति अगर जानकार व्यक्ति हो तो क्या ट्रैफिक पुलिस उनसे उस व्यक्ति से 500, 1000 रुपया ले सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसको जानकारी है किसके बारे में, ट्रैफिक रूल्स के बारे में, और उसने ट्रैफिक रूल्स बहुत अच्छा से फॉलो किया है, तो उससे किसी भी प्रकार से डरा धमका के पैसा नहीं ऐंठा जा सकता है। तो अंग्रेजों को भी पता था कि भैया सबसे पहले हमको जानकारी चाहिए, अगर हमें जानकारी रहेगा तो किसी भी राजा को किस प्रकार उसे अपने वश में करना है, वो सारा कुछ उनके पास था। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं इसी के अंदर कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक बुक लिखा गया था। कब? 1817 में लिखा गया था। कौन सा बुक? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, 1817 में स्कॉटलैंड के, ठीक है, वेब अर्थशास्त्री और राजनीतिक दर्शक जेम्स मिल के द्वारा लिखा गया था। इस बुक के अनुसार जेम्स मिल ने अपने इस बुक में यह लिखे थे कि अगर भारत को डेवलप करना है और सामाजिक विकास करना है तो अंग्रेजों के बनाए हुए नीति के फॉलो करके ही भारत जो है वो विकास की ओर बढ़ सकता है, क्योंकि उनके अनुसार भारत में जो है वो जातिगत धर्म ये सारे चीजें पे, और यहाँ बहुत सारी की कुप्रथा, बहुत तरह का कुप्रथा था जिसके लेके लोग जो है यहाँ उलझे हुए हैं, बहुत दुखी है, जो है उनका डेवलप नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। ये इनका मानना था कि अगर इन लोगों का विकास करना है तो पूरे भारत को जो है अंग्रेजों का साथ देना होगा। ठीक है, इनके अनुसार जो है कह सकते हैं कि ब्रिटिश राजनीतिक के अनुसार जो है भारत को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन भाग? हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। ठीक है, ये ऐसा मानते थे क्योंकि हम लोग भारतीय इतिहासकारों के द्वारा जो है भारत को 3 भागों में बांटा गया। और उनके अनुसार क्या था? प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक काल। ठीक है, और अंग्रेजों के द्वारा यानी कि बोल सकते हैं जेम्स मिल के द्वारा इंडिया को जो डिवाइड किया गया वो 3 भागों में, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। आप इसको ऐसे भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। क्या? हिंदू यानी प्राचीन, मतलब कि कहने का मतलब है कि प्राचीन में, ऐसा जेम्स मिल के द्वारा लगता था कि प्राचीन में यहां पे हिंदुओं का शासन हुआ करता था। ठीक है, यहां पे केवल हिंदू था बसा हुआ, और ये लोग हिंदू का शासन चला। उसके बाद यहां पे मुगलों का शासन आया। ठीक है, यानी कि मुस्लिम का शासन आया, ऐसा जेम्स मिल के द्वारा। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि मुगलों का शासन जैसे ही समाप्त हुआ उसे ब्रिटिश शासन काल आ गया। तो ये 3 भागों में, और यहां पे प्राचीन, ठीक है, प्राचीन और प्राचीन मतलब पूरा प्राचीन, अब बीच के काल को मध्यकालीन बोला गया। ये भारतीय इतिहासकारों। और आधुनिक काल जो विकास, टेक्नोलॉजी का विकास होने लगा। ठीक है, नए नए टेक्निक आने लगा। आपने देखने लगा कि रेलगाड़ी बन गया, बाइक बनने लगे और उद्योग लगने लगे। ये सारे जिसमें टेक्नोलॉजी का यानी कि साइंस का विकास हुआ, दैट्स मींस विज्ञान का विकास हुआ। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह का विकास के लिए कौन? आधुनिक काल उसको कहा गया कि आधुनिक काल। अभी हम लोग आधुनिक काल में हैं, यहाँ पे विकास होते जा रहा है, डेवलपमेंट होते जा रहा है, नए नए टेक्निक। देखिए ना, आज से 5 साल पहले लोग, मोबाइल तो था लेकिन इतना ज्यादा मोबाइल से अटैच नहीं था। अभी क्या है, लोग मोबाइल से अटैच है, यानी कह सकते हैं आपका एक हिस्सा मोबाइल है, एक हिस्सा आप है और एक हिस्सा मोबाइल है। मोबाइल से आप इतने ज्यादा अटैच हो चुके हैं। ठीक है, भले आपके पास खाने के लिए, ठीक है, खाने के लिए भोजन ना हो लेकिन मोबाइल होना बहुत जरूरी है, ऐसा जरूरत बन चुका है। तो ये टेक्नोलॉजी का विकास होते जा रहा है, और जब टेक्नोलॉजी का विकास होते चला जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं आधुनिक काल। तो ये तो समझ में आ गया होगा
कि आपको क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछता है कि जेम्स मिल के द्वारा भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया। तो आंसर सिंपल सा भैया, 3 भागों में। कौन कौन? हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। और अगर वहीं पे क्वेश्चन घुमा देता है कि भारतीय इतिहासकारों के द्वारा जो है वो भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो सिंपल सा वो भी है प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। ये तो समझ में आ गया। अब यहां पे देखिए सर्वेक्षण, ठीक है, सर्वे, ये सर्वे कराया जाता था प्रत्येक 10 साल में, ठीक है, प्रत्येक 10 साल में सर्वे होता था ताकि ये पता लगा सके कि कहां पे क्या डेवलप हुआ है। आज भी होता है, ये तो अंग्रेजों द्वारा, क्योंकि जब तक हम लोग जानते हैं जब तक सर्वे नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा भैया कि कहां पे विकास हुआ और कहां पे विकास नहीं हुआ, कहां के लोग बहुत ज्यादा, जैसे कि पूछा जाएगा कि शिक्षा, ठीक है, ये शिक्षा है ना, तो ये शिक्षा में विकास होने के लिए कि किस राज्य का शिक्षा दर बढ़ा, किस राज्य का शिक्षा दर घटा, ठीक है, ये सारी चीजों का, किस राज्य में लोग खुशहाल हैं, ये कैसे हमें पता चलेगा? सर्वेक्षण के द्वारा पता चलेगा, सर्वे के द्वारा पता चलेगा। और यही सर्वे जो है प्रत्येक 10 साल में होता है। ये समझ में आ गया आपको? तो सिंपल भाषा में आपने समझा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये देखिए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछता है पहला कि इतिहास में किसका महत्व है, ठीक है, तो इतिहास में तारीखों का महत्व है भैया। दूसरा क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि इतिहास को किससे जोड़ के देखा जाता है, तो इतिहास को तारीखों से जोड़ के देखा जाता है, एकदम सिंपल। फिर पूछ सकता है आपसे कि भारत का नक्शा किसने तैयार किया, तो भारत का नक्शा जेम्स रेनेल ने तैयार किया, ठीक है। भारत का नक्शा किसके द्वारा तैयार करवाया गया, ठीक है, यानी कि तैयार करने के लिए किसने दिया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने दिया था। आपसे पूछेगा भारत का प्रथम वायसराय कौन, वायसराय दैट्स मींस जनरल गवर्नर, ठीक है, वायसराय दैट्स मींस जनरल गवर्नर। तो कौन थे प्रथम, तो प्रथम थे वारेन हेस्टिंग्स। आपसे पूछेगा अंतिम कौन थे भैया, तो लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। फिर हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखा था, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक बुक को किसने लिखा था, तो सिंपल सा आप बोल सकते हैं जेम्स मिल ने, ठीक है, किसने लिखा था, जेम्स मिल ने, ठीक है। जेम्स मिल कहां के निवासी थे, तो स्कॉटलैंड के निवासी थे। इन्होंने ये बुक कब लिखा था, तो 1817 में लिखा था। फिर आपसे पूछेगा कि इनके द्वारा लिखे बुक में भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया, तो 3 कालखंडों में बांटा गया, ठीक है। अब भारतीय इतिहासकार के द्वारा भारतीय इतिहास को कितने खंडों में बांटा गया, वो भी 3, क्या, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। एक है क्वेश्चन आपका औपनिवेशिक युग। औपनिवेशिक युग क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि कोई देश दूसरे देश पे जाके अपना संस्कृति का प्रचार करता है और सांस्कृतिक रूप से उसको गुलाम करता है, तो उसे हम लोग औपनिवेशिक युग कहते हैं। जैसे औपनिवेशिक युग ब्रिटिश, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा शासन किए गए काल को औपनिवेशिक युग कह सकते हैं। भारत में अंग्रेज आए, शासन किए, और जितना से जितना दिनों तक शासन किए वो सारे युग को क्या कहेंगे, औपनिवेशिक युग। इसमें क्या होता है, शासन के मतलब ये नहीं होता है, शासन के मतलब क्या होता है, मानसिक रूप से उसको अपना गुलाम बनाना, अपनी संस्कृति को उसके ऊपर जबरदस्ती थोपना, ठीक है। जैसे कि वो आए तो अपना संस्कृति का प्रचार किए, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा मानना था कि यहाँ के लोग जो है हिंदू, मुस्लिम और जाति पाति में काफी ज्यादा वो बटे हुए हैं, जबकि वो लोग चाहते थे क्या कि यहाँ अभी फायदा करके अपना, जैसे कि यहाँ कह सकते हैं क्रिश्चियनिटी बहुत कम थी यहाँ, लेकिन अभी क्रिश्चियनों की संख्या भी बहुत अच्छा है। क्यों, यहाँ के क्रिश्चियन क्यों थे, वो किसी भी धर्म को मानने वाले लोग नहीं थे, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें क्रिश्चियन बनाया, क्योंकि सिंपल सी भाषा में आप समझ सकते हैं कि अपनी संस्कृति का प्रचार करना, ठीक है, और उसे अपनी संस्कृति में जकड़ लेना ही औपनिवेशिक युग कहलाता है। यानी कोई देश दूसरे देश पे जब शासन करता है तो उस युग को, उस काल को औपनिवेशिक काल कहते हैं, युग कहते हैं। ये तो समझ में आ गया। यानी कि अंग्रेजों के शासन काल को हम लोग क्या कहेंगे, औपनिवेशिक युग कहेंगे। तो देखिए ये चैप्टर हो गया हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, एकदम 10 मिनट में एंड हो गया।
अब देखो भैया, जब चैप्टर एंड हो गया तो अब सोचोगे कि क्या ये चैप्टर एंड हो गया तो याद क्यों नहीं हुआ? याद भी हो गया। अगर आप ध्यान से यहाँ पे रखे होंगे अपना दिमाग तो नेसेसरी आपको याद हो जाएगा, और अगर दिमाग कहीं और भटक रहा होगा तो नहीं याद होगा। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि सबसे सबसे महान हथियार क्या है, ठीक है, जिसके बदौलत दुनिया को अपने बस में किया जा सकता है, तो वो है एजुकेशन। एजुकेशन, शिक्षा से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। अगर आपने शिक्षा ग्रहण कर लिया ईमानदारी से तो आप दुनिया पे राज कर सकते हैं। इसका बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। क्योंकि अभी देखिए एग्जाम चल रहा है मैट्रिक का, और आप लोग का 8 क्लास का भी एग्जाम जो है आपका 13 तारीख का है, और 9th का एग्जाम आपका 11 और 12 को है। ठीक है, तो एग्जाम को लेकर प्रेशर है। अब आप क्या कीजिएगा कि आप पढ़ाई में एकदम ध्यान ही नहीं दीजिएगा। ठीक है, झूठों को अभी बहुत सारे जो वर्मा शर्मा निकल जाता है उसको लेके घर में सजा के रख देते हैं। अब घर में सजा के रखने से थोड़ी ना याद हो जाएगा। हाँ? अरे भैया, जितना आप उसको पढ़ोगे उतना ही आपका दिमाग खुलेगा। आप कहोगे कि हम बिना पढ़े ही, तो ठीक उसी प्रकार है कि अगर आपको तैरना है, स्विमर बनना है, तैरना है, तो उठा के आपको अगर हम समुद्र में फेंक देते हैं और आप क्या है स्विम कोट पहन लेते हैं, तो आप तो हमेशा क्या है कि एक सहारा के बदौलत आप तैर रहे हैं, तो आप कभी नहीं सीख पाइएगा। लेकिन जब आपको बिना स्विम कोट को उठा के हम फेंक देंगे समुद्र में, तो भैया या तो आप तैरिएगा या तो डूबिएगा। लेकिन अगर सीख गए तैरना तो समझिए कि नंबर 1 बन जाइएगा। तो उसी प्रकार है पढ़ाई भी। अगर आप बार बार अभ्यास कीजिएगा और खुद से जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आप नहीं सीखिएगा। केवल हमारे सहारा से आप जो है वो बहुत अच्छा से सीख नहीं पाइएगा, बल्कि आपको खुद से स्टडी और याद करना पड़ेगा। आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर बार बार आप याद करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो नेसेसरी आप सीख जाइएगा। तो टुडे चैप्टर एंड हुआ। हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।